हे एवरीबॉडी, मेरा नाम सूरज है और आज हम एक चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, जो नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है, जिसका पूरा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये साउथ अफ्रीका के बारे में है। साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड सिस्टम होता है जिसमें लोग रंग के आधार पे एक दूसरे से घृणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं, एक काली चमड़ी वाले और एक गोरी चमड़ी वाले। तो गोरी चमड़ी वाले जो लोग हैं वो काली चमड़ी वाले लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। ठीक है, वो उनको किसी के लायक नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये उनकी गलतफहमी है। काले लोग भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। और एक और चीज़ बता दूं कि जो वहाँ पे जो अपार्टाइड सिस्टम था उसमें क्या हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे देशों ने, संसार के बहुत सारे देशों ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खत्म कर दिए थे साउथ अफ्रीका के साथ। तो कैसे खत्म करे थे, क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा चैप्टर में पढ़ के देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए कृपया आप वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। अपार्टाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्टाइड का मतलब होता है रंगभेद, यानी कि रंग के आधार पे अगर हम एक दूसरे से भेदभाव करते हैं तो उसको अपार्टाइड कहते हैं, रंग भेद, यानी कि रंग के आधार पे भेदभाव करना। ठीक है, अपार्टाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्टाइड मीन्स रंग भेद एक ऐसी नीति है, रंग भेद एक ऐसा सिस्टम है। अपार्टाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, रंग भेद एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम है जो लोगों को अलग करता है उनके जाति के आधार पे। ठीक है, कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो, विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, इन तीनों कंट्रीज में से कौन सी वाली कंट्री, नेम्ड बिलो, जो नाम नीचे दिए रखे हैं, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें ऐसा राजनीतिक व्यवस्था थी, अंटिल वेरी रिसेंटली, हाल ही में। ठीक है, तो अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को विभाजित करता है, लोगों को अलग करता है। ठीक है, कैसा सिस्टम है, एक राजनीतिक सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनके रेस के आधार पे, जाति के आधार पे अलग अलग करता है, यानी कि एक रंग के आधार पे अलग अलग करता है। और क्या अनुमान लगा सकते हो, तीन कंट्रीज के नीचे नाम दिए गए हैं, क्या तुम बता सकते हो इनमें से कौन सी कंट्री का कौन सी कंट्री है जिसमें हाल ही में ये जो रंग भेद की नीति है जो रही है। ठीक है, तो इसमें तीन नाम दिए गए हैं। पहला नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये जो अपार्टाइड था या पॉलिटिकल सिस्टम था जो लोगों को एक दूसरे से अलग करता था रंग के आधार पे, ठीक है, भेदभाव करता था, तो ये सारा सिस्टम किस में था, साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड। तो क्या आपने कभी मंडेला के बारे में सुना है। मंडेला यानी कि मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसकी अफ्रीका की राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय कांग्रेस ने, यानी कि ये पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि मंडेला ने और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने स्पेंट अ लाइफ टाइम, उसने पूरा जीवन भर व्यतीत कर दिया, बिता दिया, फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड, यानी कि अपार्टाइड के विरुद्ध लड़ने में। रंग भेद वहाँ पे जो था, रंग भेद की जो नीति थी उसके विरुद्ध लड़ने में उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसने और नेल्सन मंडेला ने, इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था, पूरा जीवन बिता दिया था इसके खिलाफ लड़ते हुए। ठीक है, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन, मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो देखो, मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े और अंत में प्रजातांत्रिक चुनाव हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में, और मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो एक नए राष्ट्र की पहली अश्वेत राष्ट्रपति बन गए। कौन बन गए, मंडेला, यानी कि श्वेत मतलब गोरे लोग, अश्वेत मतलब काले लोग। तो पहले वो काले राष्ट्रपति बने थे एक नए देश में। जैसे सपोज करो, अगर हमारा पहले, जैसे कि मान के चलो वहां पे पहले गोरे लोगों का राज था,
ठीक है। तो अब वहां पे काले लोगों का राज होने वाला है, या काले लोगों का राज तो नहीं कह सकते, मतलब वहां पे हर एक व्यक्ति को, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वॉट एवर इट इज, तो वहां पे सबके लिए एक ही नियम लागू होना था। ठीक है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे वहां पे साउथ अफ्रीका में 1994 में, और मंडेला वहां के नए देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you say, sorry, can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1940, sorry 1994. अब देखिए, द इनॉग्रेशन बोलेंगे इसको या दी इनॉग्रेशन बोलेंगे? देखो, इसको दी इनॉग्रेशन बोलेंगे, क्योंकि इनॉग्रेशन इनॉग्रेशन यहाँ पे जो साउंड निकल रहा है वो वोवल साउंड निकल रहा है। अगर किसी वर्ड का जो साउंड वोवल निकलता है तो उसको दी बोलते हैं, और किसी का कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है तो उसको द बोलते हैं। ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी राइटिंग से कोई छोटा सा भाग ले लिया जाता है तो उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. अब देखिए, उसकी आत्मकथा के इस छोटे से अंश से, जो क्या थी, आत्मकथा का नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता की एक लंबी यात्रा, उसका जो नाम था। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन, मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताती हैं। द इनॉग्रेशन मतलब एक उद्घाटन। कैन यू गैस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो? व्हाट द ओकेशन माइट बी, कि जो वो अवसर था वो किसके बारे में था? चेक योर गैस, अपने अनुमान को चेक करिए, अपने अनुमान का निरीक्षण करिए। विद दिस न्यूज, इस खबर से विद दिस न्यूज आइटम। ठीक है। इस खबर से, जो कहां से है? फ्रॉम द बीबीसी, बीबीसी से ली गई है, ऑफ 10th में 1994, 1994 में 10 मई को वो जो बीबीसी थी उसमें से वो ली गई है। ठीक है। अब देखिए, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला बन जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो देखो, मंडेला बन जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति आफ्टर मोर देन 3 century ऑफ वाइट रूल, मतलब वहां पे 3 शताब्दियों तक सफेद व्हाइट रूल चला था, यानी कि सफेद लोगों का वहां पे शासन चला था, गोरे लोगों का शासन चला था। उससे ज्यादा समय के बाद मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन जाते हैं, यानी कि मंडेला यहाँ पे काले थे और वो काले राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। 3 centuries का मतलब होता है वहां पे गोरे लोगों का शासन चला था, 3 शताब्दियों तक चला था, और उससे ज्यादा समय हो गया था। उसके बाद मंडेला वहां पे साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने थे, जो कि ब्लैक थे। ठीक है। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वोन 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. तो देखो, मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसको शॉर्ट में क्या बोलती है? ANC। तो मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसने 252 सीट जीती थी 400 सीटों में से, इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, यानी कि साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में अगर देखा जाए तो प्रजातंत्र का पहला चुनाव हुआ था। ठीक है। प्रजातंत्र का जो पहला चुनाव हुआ था उस चुनाव में 400 सीटें थी, उस 400 सीटों में से 252 सीटें जीती थी मंडेला की ANC पार्टी ने। ठीक है। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Mandela in his address. अब देखिए, the inauguration, जो the inauguration means उद्घाटन, द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो उद्घाटन समारोह था, टुक प्लेस मीन्स हुआ, इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे,
जो आज उद्घाटन समारोह हो रहा था वो यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हो रहा था, ठीक है, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हुआ था, ठीक है ना। तो यूनियन बिल्डिंग्स का मतलब क्या हो गया, संघ इमारत। एम्फी थिएटर का मतलब हो गया एक स्टेडियम सा होता है, उसमें स्टेप्स लगी होती हैं और वो राइज कर रही होती है, ऊपर की ओर जा रही होती है, जैसे मैच का स्टेडियम होता है ना, तो बीच में मैच खेलते हैं और जो सीट होती हैं वो ऊपर की ओर ऐसे करके होती रहती है ना, तो उनसे एम्फी थिएटर बोलते हैं, ठीक है ना। अब वहां पे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो देखो पूरे संसार से देखा जाए, पूरे संसार से 140 देशों से ज्यादा लोग वहां पे आए हुए थे, ठीक है। अटेंडेड बाय मतलब वहां पे लोग शामिल थे, पॉलिटिशियंस वहां पे राजनेता थे, डिग्नेटरीज बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, डिग्नेटरीज का मतलब गणमान्य लोग या बहुत महत्वपूर्ण लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। तो दोबारा देख लेते हैं कि जो उद्घाटन समारोह था यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हो रहा था प्रेटोरिया में आज, और जिसमें राजनेता थे, बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, जो कहां से आए थे, 140 देशों से ज्यादा, 140 देश है ना, तो 140 देशों में से ज्यादा देशों से वहां पे लोग आए थे पूरे संसार से। अब मंडेला कह रहे हैं, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड मंडेला इन हिज एड्रेस। तो मंडेला ने अपने संबोधन में कहा, यानी कि वहां पे एम्फी थिएटर में मंडेला सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वो लेक्चर देने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। तो वो अपने एड्रेस में, अपने स्पीच देने से पहले सभी को संबोधित करते हैं, सबको, सभी का नाम लिया जाता है, जो भी इंपोर्टेंट पीपल्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनका नाम लिया जाता है। तो अपने एड्रेस में, अपने संबोधन में वो कह रहे हैं कि कभी नहीं ये सुंदर सा देश या सुंदर सी जमीन अनुभव करेगी एक दूसरे के द्वारा अत्याचारों को, यानी कि यहाँ पे लोग ही लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, एक दूसरे पे अत्याचार कर रहे हैं, काले लोगों पे गोरे लोगों का अत्याचार हो रहा है। तो ऐसा अब दोबारा कभी नहीं होगा, वो अपने एड्रेस में ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. अब देखिए, जुबिलेंट सीन्स, उल्लासपूर्ण दृश्य, यानी कि खुशी के दृश्य, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, तो प्रिटोरिया की गलियों में, प्रिटोरिया की सड़कों पे खुशी के दृश्य देखे जा सकते थे। followed by the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together, जिसमें कौन कौन लोग थे, जिस सेरेमनी का मतलब उद्घाटन जो सेरेमनी यहाँ पे कह सकते हैं, जिस सेरेमनी में कौन कौन थे, ब्लैक लोग थे, काले लोग थे, सफेद लोग थे, एंड कलर्स और भिन्न भिन्न रंगों के लोग थे, ठीक है। वो एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे और सेरेमनी को और समारोह को एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। और जिसमें साउथ अफ्रीका की औरतों, बच्चों, आदमियों और सभी प्रकार की जातियों के लोग थे, 1 लाख से ज्यादा लोग थे वहां पे, ठीक है। वो साथ में गा रहे थे, साथ में नाच रहे थे खुशी से। तो ऐसे कह सकती हैं, जब ये इनॉग्रेशन हुआ था, इनॉग्रेशन क्या हुआ था कि वहां पे नई सरकार आई थी, और नई सरकार आने के बाद वहां पे मंडेला एड्रेस कर रहे हैं लोगों को कि इस देश में अब कभी एक दूसरे के द्वारा लोगों पे अत्याचार नहीं होगा। तो इसी टाइम पे क्या होता है, प्रिटोरिया की गलियों में खुशी के दृश्य हो रहे थे, जिसमें काले लोग भी थे, गोरे लोग भी थे और विभिन्न रंगों के लोग थे। वो एक साथ समारोह को सेलिब्रेट कर रहे थे, मना रहे थे, जिसमें 1 लाख साउथ अफ्रीका के आदमियों, औरतों और बच्चों से ज्यादा थे, और वहां पे सभी प्रकार के लोग थे, यानी कि भिन्न भिन्न रंगों के, भिन्न भिन्न जातियों के, वो एक साथ नाच रहे थे, एक साथ गा रहे थे खुशी से, ठीक है। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई थी ना, उसकी जो सुबह हुई थी वो साफ और एकदम स्वच्छ हुई थी। For the past few days, I had been pleasantly visited by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South Africa or South African soil. For the past few days, पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly visited by the dignitaries and world leaders. तो देखिए, वो ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं प्लेजेंटली का मतलब अच्छी तरीके से या खुशी से, विशिष्ट बाय द डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, यानी कि सांसारिक नेताओं और महत्वपूर्ण लोगों से घिरा हुआ था,
या फिर गणमान्य लोगों से मैं घिरा हुआ था पिछले कुछ दिनों से, हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान अदा करने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले। तो वहाँ पे जो उद्घाटन हो रहा है उससे पहले डिग्नेटरीज आए थे, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल आए थे, वर्ल्ड लीडर्स आए थे, यानी कि संसार के बड़े बड़े राजनेता वहाँ पे आए थे। ठीक है, वो जो आ रहे थे उनमें वो घिरे हुए थे पिछले कुछ दिनों से, जो वहाँ पे उद्घाटन से पहले आए थे। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो 10 मई की सुबह थी वो बहुत स्वच्छ और साफ हुई थी, यानी कि 10 मई को जो सुबह हुई थी वो बहुत ही क्लियर एंड ब्राइट हुई थी। ठीक है ना। और मंडेला कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत प्रेजेंटली का मतलब खुशी से घिरा हुआ हूँ, मतलब उनमें वो उस चीज़ से दुखी नहीं है, वो मतलब खुश हैं, वो घिरे हुए हैं गणमान्य लोगों से और सांसारिक राजनेताओं से, जो वो आ रहे थे अपना सम्मान अदा करने के लिए इनॉग्रेशन से पहले, उद्घाटन से पहले। और उद्घाटन किसका हो रहा था कि वहां पे नई सरकार का चयन हुआ था। ठीक है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, तो जो वो उद्घाटन था वो बहुत बड़ा समारोह था। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा समागमन था। गैदरिंग का मतलब वहां पे बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, यानी कि बहुत सारे लोग आए थे, बहुत बड़ी गैदरिंग थी वहां पे इंटरनेशनल लीडर्स, यानी कि बड़े बड़े राजनेताओं की या अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं की, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे। ठीक है ना। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. Ceremonies, समारोह took place हुआ in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. तो देखो जो वो समारोह था वो कहाँ पे हुआ था, वो सुंदर सी बलुआ पत्थर से बने हुए एम्फी थिएटर में हुआ था, जो किसके द्वारा बनाया गया था, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था प्रिटोरिया में। यूनियन बिल्डिंग क्या होती है, संघ इमारत। ठीक है। एम्फी थिएटर क्या होता है, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ with many rows of seats rising in steps typically of ancient Greece and Rome. तो ग्रीस और रोम में पुराने समय में विशिष्ट रूप से एक बिल्डिंग होती थी जिसमें कोई छत वगैरह नहीं होती थी, और उसमें बहुत सारी सीट्स की रॉस होती थी, सीट्स की वो होती थी। रॉस का मतलब एक तरीके से बगल बगल में बहुत सारी सीट लगी हुई हैं और वो ऊपर की ओर जा रही हैं। ठीक है ना। दोबारा देख लेते हैं। जो समारोह हुआ था वो उस सुंदर से बलुआ पत्थर से बने एम्फी थिएटर में हुआ था, जो संघ इमारत के द्वारा बनाया गया था प्रिटोरिया में। ठीक है। और एम्फी थिएटर क्या है वो उसकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है। ठीक है ना। अब देखिए, फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अब वाइट सुप्रीमेसी का मतलब क्या हो गया, श्वेत वर्चस्व, श्वेत श्रेष्ठ था, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि फॉर डेकेड्स का मतलब दशकों तक। तो डेकेड किससे कहते हैं, 10 साल का जो पीरियड होता है उसे डेकेड बोलते हैं। तो बहुत सारे डेकेड्स बीत गए, बहुत दशकों तक वो जो स्थान था वो क्या रहा था, श्वेत वर्चस्व का केंद्र रहा था, यानी कि वहां पे व्हाइट पीपल का रूल रहा था, सफेद लोगों का शासन रहा था। लेकिन अब क्या है, अब वहां पे ब्लैक लोग भी हैं और व्हाइट लोग भी हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के लोग हैं वहां पे। ठीक है ना। अब देखिए, now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. अब देखिए, अब एंड नाउ और अब इट वॉज द साइट, ये स्थित, साइट का मतलब ये स्थल था, ऑफ रेनबो गैदरिंग, इंद्रधनुषीय समागमन का, ऑफ डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न रंगों के, एंड नेशंस, राष्ट्रों के, फॉर इंस्टॉलेशन, जो स्थापना के लिए था, ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो किसके लिए था, स्थापना के लिए था दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और जाति विहीन सरकार के। तो दोबारा देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, जो समारोह हुआ था वो उस सुंदर सी बलुआ पत्थर से बने हुए एम्फी थिएटर में हुआ था, और जो एम्फी थिएटर संघ इमारतों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना। कहाँ पे बनाया गया था, प्रिटोरिया में। और दशकों तक ये जो एम्फी थिएटर था वहाँ पे सफेद लोगों का शासन रहा था। ठीक है। व्हाइट सुप्रीमेसी का वो सीट थी।
यानी कि वहाँ पे सफ़ेद लोग ही आते थे, गोरे लोग ही आते थे। अब क्या हो गया है, ये अब ये स्थल बन गया है इंद्रधनुषीय समागमन का, जहाँ पे भिन्न भिन्न कलरों के लोग आए हैं, भिन्न भिन्न देशों के लोग आए हैं, ठीक है ना। वो किसके लिए आए हैं? साउथ अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक और जाति विहीन सरकार की स्थापना करने के लिए वो वहां पे आए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क Mr. de Klerk was first sworn in as first deputy president। तो उस ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे पतझड़ के दिन, आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जनानी, तो मैं घेर लिया गया था मेरी बेटी जनानी के द्वारा, ऑन द पोडियम, मंच पे। मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो मिस्टर डे क्लर्क ने शपथ ली थी पहली बार किसके रूप में? द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। देन, और फिर ये नेल्सन मंडेला है, ठीक है। देन फिर क्या होता है? थाबो एम्बेकी was sworn in as first deputy president। और जो थाबो एम्बेकी थे, उन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people, to the assembled guests and the watching world I said। अब देखिए, थाबो एम्बेकी ने शपथ ली प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड। तो आई प्लेस्ड का मतलब होता है मैंने भी एक तरीके से शपथ ली। टू ओबे का मतलब मानने की या आज्ञा मानने की, एंड अपहोल्ड मतलब अडिग रहने की, द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान को। तो संविधान को मानने और संविधान पे बने रहने या संविधान पे अडिग रहने की मैंने शपथ ली। एंड और टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को अर्पित करने की शपथ ली मैंने, टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। यानी कि रिपब्लिक मतलब देश कह सकते हैं, देश और इसके लोगों की अच्छाई के लिए मैंने अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली, और संविधान को मानने और उस पर अडिग रहने की शपथ ली, ठीक है। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। तो एकत्रित मेहमानों और देखने वाले संसार से मैंने कहा, यानी कि वहां पे बहुत सारे लोग देख रहे थे। अब नॉर्मल सी बात है कि इतनी बड़ी सेरेमनी हो रही है देश में, तो टीवी पे या कहीं ना कहीं से, रेडियो से सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। ये जो सिस्टम बन रहा है, ये जो नई सरकार बन रही है, वो पूरे देश के लोग ही देख रहे होंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि अब देखने वाले संसार से और वहाँ पे एकत्रित मेहमानों से मैंने कहा, टुडे all of us too, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud। अब वो क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं किससे? एकत्रित मेहमानों और देखने वाले संसार से कह रहे हैं कि आज हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हम एक कन्फर का मतलब होता है प्रदान करेंगे या देंगे। क्या देंगे? एक महिमा देंगे या शान देंगे और एक आशा देंगे इस नवजात स्वतंत्रता को, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। तो देखिए, वहां पे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब असाधारण मानवीय आपदा थी, उसके अनुभव से जो बहुत अधिक चली थी वहां पे। तो इस सारी चीज से अगर उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था, तो वो ये कह रहे हैं मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, हमें एक ऐसे समाज को बोर्न करना है, हमें एक ऐसे समाज को जन्म देना है, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, कि जिस पे सारी मानवता गर्व करे, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस टू by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud। तो वो ये कह रहे हैं कि आज हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ब्लैक लोग भी हैं, वाइट लोग भी हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ
के कलर के लोग हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे सभी उपस्थित हैं और वो ये कह रहे हैं मंडेला अपने स्पीच में कि यहाँ पे असाधारण मानवीय आपदा आई थी और ये जो आपदा थी बहुत दिनों तक चली थी, एक दूसरे पे इन्होंने अत्याचार बहुत दिनों तक किया था, यानी कि गोरे लोगों पे काले लोगों ने बहुत ज़्यादा, सॉरी, काले लोगों पे गोरे लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, ठीक है जी। और ये जो अत्याचार था बहुत दिनों तक चला था। इस अनुभव से मैंने ये पाया है कि मुझे एक ऐसे समाज को जन्म देना है जिस पे सारी मानवता गर्व करे, ठीक है, ना कि मुझे देना है बल्कि आप सभी को ऐसे सोसाइटी को, ऐसे समाज को जन्म देना है कि जिसपे सारी मानवता गर्व करे, ठीक है। वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। देखो, आउटलॉस का मतलब होता है अपराधी कह सकते हैं यहाँ पे। वैसे आउटलॉस का मतलब क्या होता है? वी हु वर आउटलॉस। देखो, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। तो देखो, वहां पे रंग भेद की नीति थी जिसके कारण बहुत सारे देशों ने पहले क्या कर दिया था, राजनीतिक संबंधों को ब्रोकन ऑफ कर दिया था, खत्म कर दिया था साउथ अफ्रीका के साथ, दक्षिण अफ्रीका के साथ, ठीक है। तो वहां पे कोई भी लोग कोई भी देश साउथ अफ्रीका से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाह रहा था, ना डिप्लोमेटिक कोई भी रिलेशन नहीं था किसी भी देश का, ठीक है। यानी कि मैनी कंट्रीज, हर देश का तो नहीं कह सकते लेकिन अधिकांश देशों का नहीं था, ठीक है। वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो, तो हम अपराधी रहे हैं जिसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, या फिर हमें सारी पॉलिसीज से क्या कर दिया है, क्या करती है, ब्रोकन ऑफ कर दिया है, यानी कि हमें कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं किसी भी देश के द्वारा। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। तो देखो, हमें क्या हुआ है, हमें आज एक ऐसा विशेषाधिकार मिला है कि संसार के देशों का हमें मेहमान नवाजी करनी है अपनी खुद की जमीन पे। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, हम सभी अपने अंतर्राष्ट्रीय विख्यात मेहमानों का धन्यवाद देते हैं फॉर हैविंग कम, यहाँ पे आने के लिए, टू टेक पोजेशन, अधिकार लेने के लिए, विद द पीपल, लोगों के साथ अधिकार लेने के लिए, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के, ऑफ विच, ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो जो आखिरकार क्या है, एक सामान्य जीत है, फॉर जस्टिस, न्याय के प्रति, फॉर पीस, शांति के प्रति, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव गरिमा के प्रति। तो देखो, वो ये कह रहे हैं कि हम सभी लोगों को क्या कर दिया था, हमारे सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए गए थे साउथ अफ्रीका से सभी देशों ने, और इस चीज़ को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और आज हमें एक ऐसा विशेषाधिकार मिला है कि हमें संसार के सभी देशों का यहाँ पे मेहमान नवाजी करनी है जो हमारी खुद की ज़मीन पे आए हुए हैं, और हम उन सभी विख्यात अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का सम्मान करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे देश के लोगों के साथ उन्होंने अधिकार प्राप्त किया है, वो हम में मिले हैं, ठीक है ना। जो एक सामान्य जीत है न्याय के प्रति, शांति के प्रति और मानवीय गरिमा के प्रति, ठीक है। आगे देख लेते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमें अंत में प्राप्त हुई है हमारी राजनीतिक मुक्ति। एमेंसिपेशन क्या होता है? मुक्ति। फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब वहां पे पाबंदियां लगी थी वो उनसे फ्री हो गए थे, ठीक है। अब उन पे कोई भी पाबंदी वगैरह नहीं लगी हुई है, अंत में हमारी सारी पाबंदी खत्म कर दी गई है, ठीक है। हमें हमारी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त हुई है। वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We pledge, हम शपथ लेते हैं, to liberate, स्वतंत्र करने के लिए, all our people, हमारे सभी लोगों को, from the continuing bondage, जो लगातार सीमाएं हैं, बॉन्डेज का मतलब एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, पाबंदियां हैं, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की, वंचन की, सफरिंग मीन्स
पीड़ा की, भेद, जेंडर का मतलब होता है लिंग भेदों की, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और दूसरे भेदभावों की। तो देखो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वहाँ पे दूसरे कई सारे भेदभाव थे वहाँ पे। जेंडर का मतलब लिंग भेद भी थे, ठीक है। सफरिंग, वहाँ पे पीड़ा वगैरह भी बहुत होती थी। डिप्रिवेशन का मतलब वंचन, यानी कि किसी भी चीज़ से वंचित कर देना, एक तरीके से कोई भी सुविधा ना मिल पाना, और बहुत ज़्यादा गरीबी होना। ये जो लगातार होने वाली पाबंदियां थी, इन सभी पाबंदियों से क्या करेंगे, हम अपने सभी लोगों को आज़ाद करेंगे, और इस चीज़ की हम शपथ लेते हैं, ठीक है। कौन कह रहे हैं? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। अब देखिए, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। कभी नहीं और कभी नहीं, अगेन मीन्स फिर से, शैल इट बी यह होगा कि दिस ब्यूटीफुल लैंड के ये जो सुंदर संसार है, सॉरी ये जो सुंदर देश है, ये सुंदर जो जमीन है, विल अगेन एक्सपीरियंस फिर से कभी अनुभव करेगा द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे के अत्याचार का कभी भी अनुभव नहीं करेगा। तो इस लाइन से वो ये कहना चाह रहे हैं कि कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं ऐसा होगा कि लोग एक दूसरे पे अत्याचार करें और ऐसा वो कभी अनुभव करें, ठीक है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो अब वो क्या कह रहे हैं मंडेला, द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, कि इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का जो सूरज है वो कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को शासन करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करो, आशीर्वाद दो, ठीक है। स्वतंत्रता को रेन करने दो, स्वतंत्रता को शासन करने दो, और ये जो शानदार मानवीय उपलब्धि जो हमें मिली है, इसका कभी भी अंत नहीं होगा, ये कभी सेट ऑन नहीं होगी, ठीक है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. अब देखिए, a few moments later, कुछ क्षण बाद, we all lifted our eyes in awe, हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, in awe means आश्चर्य से, एज अ स्पेक्टिकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिण अफ्रीका के लड़ाकू विमानों का एक शानदार दृश्य था वहाँ पे, हेलीकॉप्टर्स का शानदार दृश्य था, एंड ट्रूप कैरियर्स, और ट्रूप कैरियर्स का शानदार दृश्य था। ट्रूप कैरियर्स क्या होते हैं कि सेना के वाहक होते हैं, इधर माल ढोने वाले जो भी व्हीकल्स होते हैं उसको ट्रूप कैरियर्स बोलते हैं। वो क्या कर रहे थे, रोवर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, वो एक ही स्वर में दहाड़ रहे थे, यानी कि परफेक्ट फॉर्मेशन में दहाड़ रहे थे, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, कहाँ पे, संघ इमारतों के ऊपर। तो देखिए, कुछ ही देर बाद हम सभी ने आश्चर्य से अपनी आंखें ऊपर उठाई, वहां पे साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, और हेलीकॉप्टर्स थे, और ट्रूप कैरियर्स थे, वो परफेक्ट फॉर्मेशन में क्या कर रहे थे, दहाड़ रहे थे यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर, ठीक है। वो एक अपना स्पेक्टिकुलर एरे दिखा रहे थे, शानदार प्रदर्शन कर रहे थे वहां पे, ठीक है। स्पेक्टिकुलर एरे का मतलब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, एक प्रभावशाली प्रदर्शन, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, रंगों से भरा हुआ और आकर्षक कह सकते हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy and to a new government that had been freely and fairly elected. अब देखिए, it was not only a display, ये प्रदर्शन नहीं था, a pinpoint precision and military's force, तो ऐसे कह सकते हैं सटीकता, और सैन्य फोर्स का मतलब ये क्या हो गया, सैन्य बल का और सटीकता का ये प्रदर्शन नहीं था, ठीक है। बल्कि ये क्या था, एक प्रदर्शन था सेना की ईमानदारी का, जो किसके प्रति थी, लोकतंत्र के प्रति थी, और एक नई बनी सरकार के प्रति थी, जो स्वच्छ रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, ठीक है। अब देखिए, दोबारा देख लेते हैं, कुछ ही क्षण बाद क्या होता है, कुछ ही देर बाद क्या होता है
कि कुछ पल बाद ये होता है कि हम सभी अपनी आंखों को ऊपर करते हैं और हम आश्चर्य से ऊपर करते हैं और ये देखते हैं वहाँ पे साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और ट्रूप कैरियर्स हैं, वो परफेक्ट फॉर्मेशन में दहाड़ रहे हैं यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर, स्पेक्टिकुलर एरे कर रहे हैं, यानी कि एक शानदार दृश्य है वहाँ पे। और ये सब वो कर रहे थे, वो ये नहीं था कि सटीकता और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि ये प्रदर्शन किसका था कि वो लोकतंत्र और नई बनी सरकार के लिए ईमानदारी प्रदर्शित कर रहे थे, ठीक है ना, जो निष्पक्ष रूप से और अच्छे तरीके से चुनी गई है। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted me but arrested me. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ ही क्षण पहले या कुछ ही समय पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिस, तो पुलिस में या फिर साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स में, यानी कि साउथ अफ्रीका के सैन्य बल में जो बड़े बड़े जनरल्स थे, हाईएस्ट जनरल्स थे, देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स, तो उनकी जो छाती थी, उनके जो सीने थे, वो किससे सजे हुए थे, रिबन्स और मेडल से सजे हुए थे। फ्रॉम द डेज गॉन बाय, जैसे जैसे दिन बीतते गए, सल्यूटेड मी, वो मुझे सल्यूट करते थे या उन्होंने मुझे सल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी ईमानदारी की शपथ ली, ठीक है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, और मुझे इस चीज़ का पता था या मुझे उस तथ्य का पता था, दैट की नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, ज़्यादा साल पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी, कि उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझे अरेस्ट कर लिया था। नॉट अनमाइंडफुल का मतलब क्या होता है, कॉन्शियस ऑफ या अवेयर ऑफ, यानी कि किसी चीज के बारे में जानकारी होना, किसी चीज के बारे में अचेत होना, जागरूक होना, ठीक है। तो मैं उस तथ्य से जागरूक था कि बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, यानी कि कुछ ही साल पहले उन्होंने मुझे क्या किया था, सल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझे अरेस्ट कर लिया था। और अभी क्या हो रहा है कि अभी वो मुझे सल्यूट कर रहे हैं, वो मुझे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नई नई सरकार बनी है और नई सरकार में वो जो मंडेला हैं वो वहाँ पे उनको एड्रेस कर रहे हैं, तो वो सभी सल्यूट कर रहे हैं उनको, चाहे पुलिस के जनरल्स हों, चाहे मिलिट्री फोर्स के जनरल्स हों, यानी कि डिफेंस फोर्स के जनरल हों, कोई भी हो, भले ही उनकी छाती रिबन्स और मेडल से सजी हुई है, फिर भी वो उनको सल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. Finally, अंत में a chevron of Impala jets. तो Impala jets का जो chevron का मतलब होता है पैटर्न ऑफ वी शेप, तो वी टाइप में वो इम्पाला जेट्स जा रहे थे, वो धुआं छोड़ रहे थे, काले रंग का, लाल रंग का, ग्रीन रंग यानी कि हरे रंग का, ब्लू रंग का, नीले रंग का, एंड गोल्ड और सुनहरे रंग का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी कि वहाँ पे अंत में क्या होता है, इम्पाला जेट्स जाते हैं, वो वी शेप बना के जाते हैं और वो एक धुआं छोड़ रहे थे, जो धुआं था वो उनके साउथ अफ्रीका के झंडे को रिफ्लेक्ट कर रहा था, साउथ अफ्रीका के झंडे को मेंशन कर रहा था, एक तरीके से साउथ अफ्रीका के झंडे के बारे में वो प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। और झंडे का कलर क्या था, ब्लैक था, यानी कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, इस तरीके का उनका झंडा था, तो वो उसी तरीके का स्मोक ट्रेल निकाल रहे थे, ठीक है। धुएं की जो लकीर बना रहे थे या धुएं का जो ट्रैक सा बना रहे थे वो आसमान में साउथ अफ्रीका के फ्लैग का। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Enco Siklel, I Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. अब देखिए, द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, वो दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया था, बाई प्लेइंग ऑफ टू आवर नेशनल एंथेम्स, कि हमने दो हमारे राष्ट्रीय गान गाए थे, उनको गाकर मेरा जो दिन था वो प्रतीक बन गया था।
एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, विजन का मतलब वैसे दृष्टि होती है, द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, तो जो गोरे लोग थे वो क्या गा रहे थे, एनको सिक्लिल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम। गोरे लोग एनको सी सिक्लिल आई अफ्रीका गा रहे थे और काले लोग डाइस्टेम गा रहे थे, जो कि था डाइस्टेम क्या था, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो देश का, जो राष्ट्र का पुराना राष्ट्रीय गान था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, they would soon know the words by heart। डिस्पाइज का मतलब हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, किसी के बारे में बहुत नीची राय रखना, यानी कि डिस्पाइज का मतलब यहाँ पे घृणा करने का सेंस होता है। तो देखिए ऑल्दो मीन्स हालांकि, दैट डे माने वह दिन, आइदर सॉरी नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। अब देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है वो कि हालांकि उस दिन कोई भी ग्रुप उस राष्ट्रीय गान की लिरिक्स को नहीं जानता था, कोई भी उस राष्ट्रीय गान के स्वर को नहीं जानता था, क्योंकि वे कभी घृणा करते थे एक दूसरे से, ठीक है, या एक दूसरे के राष्ट्रीय गान से वे घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और वे जल्दी ही उन शब्दों को दिल से याद कर लेंगे, क्योंकि अब तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन चुकी है, तो अब तो वो वहाँ पे एक दूसरे के एंथम से घृणा भी नहीं कर सकते। On the day of inauguration, on the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of 20th century, a few years later, after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। अब देखिए ऑन दैट डे, उस दिन, ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के, तो उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि मैं इतिहास के सेंस से, इतिहास के भाव से भाव विभोर हो गया। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, आफ्टर a few years after bitter Anglo-Boer war and before my own birth, यानी कि मेरे जन्म से पहले और कुछ सालों बाद, बिटर एंग्लो वॉर हुआ था उसके कुछ सालों बाद और मेरे जन्म से पहले 20वीं शताब्दी के पहले दशक में क्या हुआ था, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। रेशियल मीन्स जातीय सत्ता का वहां पे एक व्यवस्था खड़ी कर दी, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, यानी कि काली चमड़ी वाले लोगों की खुद की जमीन के खिलाफ उन्होंने एक रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम बनाया था वहां पे, ठीक है, उनकी ही खुद की जमीन पे। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उस उद्घाटन के दिन में उस इतिहास के भाव से क्या हो गया, मैं भाव विभोर हो गया कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, और बिटर यानी कि भयंकर एंग्लो बोर वॉर जो हुआ था, वो वहां पे वो युद्ध हुआ था, उसके कुछ ही सालों बाद और मेरे जन्म से पहले सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने, साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने मतभेदों को भुला दिया था और उन्होंने जातीय सत्ता का एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया जो काले लोगों के खिलाफ था अपनी खुद की जमीन पे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। द स्ट्रक्चर, वह संरचना, दे क्रिएटेड, जो उन्होंने बनाई थी, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, कि वह संरचना जो उन्होंने बनाई थी उसने सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज के आधार को स्थापित किया है जो संसार ने कभी देखा है। नाउ, अब इन द लास्ट डेकेड, पिछले दशक में, ऑफ माई 20th सेंचुरी, मेरी 20वीं शताब्दी के पिछले दशक में, अब
एंड और माई ओन एट्थ डेकेड एज अ मैन, और मेरे 8वें दशक में एक व्यक्ति के रूप में, यानी कि वो 80 साल के हो गए हैं, तो मेरी 8वें दशक में एक व्यक्ति के रूप में दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, वो जो सिस्टम है हमेशा के लिए ओवरटर्न कर दिया गया है, उलट दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाई वन, और ऐसे सिस्टम के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया गया है, ऐसे ऐसे सिस्टम के द्वारा या ऐसे व्यवस्था के द्वारा बदल दिया गया है दैट, जो रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को मान्यता देती है। ठीक है, तो वो जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया है हमेशा के लिए, और उसकी जगह पे एक ऐसा सिस्टम रिप्लेस कर दिया गया है जो सभी लोगों की अधिकारों और स्वतंत्रताओं को मान्यता देती है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा के रंग को ध्यान ना दिए, यानी कि उनकी त्वचा के रंग को ध्यान ना देकर या उनकी त्वचा के रंग को भेदभाव को ना देखकर वो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है और पुराने सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है कि वो सभी लोगों की स्वतंत्रताओं और अधिकारों को मान्यता देता है। ठीक है, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, वह दिन आया था थ्रू अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा आया था वह दिन, जो अकल्पनीय बलिदान किन्होंने दिए थे, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों, मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा वह दिन आया था। ठीक है, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, तो लोग जिनकी दुख पीड़ा या साहस कभी भी उनको ना तो गिना जा सकता है और ना कभी उनको चुकाया जा सकता है, यानी कि वो जो लोग मेरे से पहले चले गए हैं उन्होंने अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस करे हैं और उन्होंने इतना कष्ट उठाया है और उन्होंने इतना साहस किया है कि उनके साहस को और उनके दुखों को ना तो कभी गिना जा सकता है और ना कभी चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, और वो सब मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं दूसरे दिन भी महसूस किया करता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, और मैं सिंपली एक कड़ी था उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों की जो मेरे से पहले चले गए थे, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, अब वो जो लंबी और श्रेष्ठ लाइन थी वो अब समाप्त हो गई थी, एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और मेरे साथ फिर से शुरू हो गई थी। आई वॉज पेन्ड, मैं दुखी था, दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं कर पाया, एंड और दैट की दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और मैं ये भी नहीं, और वे ये भी नहीं देख पाए कि उनके बलिदानों ने क्या प्राप्त किया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, रंग भेद की नीति ने एक गहरा और अंत तक चलने वाला घाव दे दिया है, उत्पन्न कर दिया है मेरे देश में और मेरे लोगों में, यानी कि मेरे देश के लोगों और मेरे देश में रंग भेद की नीति ने एक बहुत गहरा और अंत तक चलने वाला घाव दे दिया है। जैसे सपोज करो हमारे देश में देख लो, कास्ट का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है, फिर भी अभी भी हम कास्ट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे रंग के आधार पे भेदभाव करे जाते हैं। तो ये चीज़ें जो भेदभाव होते हैं भले ही उनको ख़त्म कर दिया जाए लेकिन एक सोच रह जाती है, तो वो तो कभी ख़त्म होती नहीं है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो रंग भेद की नीति थी उसने मेरे लोगों में बहुत गहरी और अंत तक चलने वाला घाव दे दिया है, मेरे लोगों में भी और मेरे देश में भी। ठीक है, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, और हम में से सभी बहुत सारी साल स्पेंड करेंगे, व्यतीत करेंगे, इफ नॉट जनरेशंस, अगर पीढ़ियां व्यतीत नहीं करती हैं तो, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस रिकवर मतलब उभरना या सही होना, उस गहरे गाव से उभरने के लिए अगर पीढ़ियां व्यतीत नहीं होती हैं, मतलब पीढ़ियां व्यतीत नहीं होती हैं तो कम से कम सालों तो व्यतीत करेंगे हम में से सभी, यानी कि हम सभी को सालों लग जाएंगे, अगर पीढ़ियां नहीं लगी तो सालों लग जाएंगे उस गहरे घाव से उभरने में। ठीक है, बट लेकिन द decades of the oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced Oliver Tambo's, the Walter Sislu's, the Chief Lutley's, and
यूसुफ डाडूज एंड ब्रॉम फिशर्स एंड रॉबर्ट सुबिक्विस ऑफ अवर टाइम। अब देखिए सभी के नाम के आगे सब में एस एस लगा हुआ है, तो ये जो लोग हैं वो सभी मेन कैरेक्टर हैं इस लड़ाई में, ठीक है। जो भी यहाँ पे फाइट हो रही थी अपार्टाइड के प्रति, उसमें जो मेन कैरेक्टर हैं जैसे कि नेल्सन मंडेला हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बट लेकिन द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन यानी कि अत्याचार के दशकों और निर्दयता के दशकों हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, यानी कि वहां पे दशकों तक अत्याचार हुए हैं और दशकों तक निर्दयता हुई है। हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका एक अनापेक्षित प्रभाव पड़ा है, इसका दूसरा अनापेक्षित प्रभाव पड़ा है। यानी कि वहां पे दशकों तक अत्याचार हुए थे, निर्दयता हुई थी, तो उसका एक अनपेक्षित प्रभाव पड़ा है। वो क्या था? एंड और दैट वो यह था कि इसने उत्पन्न कर दिया था ओलिवर टम्बूस को, वाल्टर सिसलूस को, चीफ लुथलिस को, यूसुफ डाडूस को, ब्रम फिशर्स को, रॉबर्ट सुबिक्विस को ऑफ अवर टाइम, हमारे समय में। तो वहाँ पे इतने अनपेक्षित प्रभाव हो रहे थे, यानी कि उन पे इतना अत्याचार किया गया था, उन पे इतनी निर्दयता बरती गई थी, उनके साथ दशकों तक बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था काले लोगों पे। तो जिसकी वजह से कौन कौन वहाँ पे जन्मे थे? ओलिवर टम्बूस, वाल्टर सिसलूस, चीफ लुथलिस, यूसुफ डाडूस, ब्रम फिशर्स, रॉबर्ट स्विक्विस ऑफ अवर टाइम, ठीक है। तो इन सभी नामों में एस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो थे मेन कैरेक्टर थे और उनके जैसे बहुत हजारों लोग भी वहां पे उत्पन्न हुए थे उस लड़ाई से लड़ने के लिए, अपार्टाइड को खत्म करने के लिए, अपार्टाइड को खत्म करने के लिए, ठीक है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड विजडम, यानी कि एस विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। तो उसमें ये कहना चाह रहा है कि ऐसे साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता वाले लोग, दैट देयर लाइक, उनके जैसे में नेवर बी नोन अगेन, में नेवर बी नोन अगेन, यानी कि उनके जैसे साहस, बुद्धिमत्ता, उदारता वाले लोग कभी भी दोबारा नहीं देखे जा सकते। क्योंकि सपोज करो जितनी सारी कठिनाइयाँ होती हैं उसी के अकॉर्डिंग लोग वहाँ पे क्रिएट होते हैं। जैसे सपोज करो हमारे देश में ही बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बड़े बड़े लोग वहाँ पे क्रिएट हुए थे, बड़ी बड़ी बहुत लीडर्स निकल के आए थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स निकल के आए थे। तो उनके जैसा आज तो कोई भी नहीं है, क्योंकि अब इतना यहाँ पे हार्डशिप्स भी नहीं है, कठिनाई भी नहीं है, ठीक है। अगर होने लग जाएंगी तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता है ऐसे लोगों को। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो इतनी साहस वाले लोग थे, इतनी बुद्धिमत्ता वाले लोग थे और इतनी उदारता वाले लोग थे कि उनके जैसे लोग अब कभी देखे नहीं जा सकते, ठीक है। क्यों नहीं देखे जा सकते? वो आगे रीजन भी दे रहे हैं। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। तो वो ये कह रहे हैं शायद इसको ऐसे लोगों को क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर्स, मतलब ऐसे लोगों को उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक गहरे अत्याचार की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा गहरा अत्याचार करेंगे तो उतने ही ज्यादा विजडम वाले, करेज वाले और जेनरोसिटी वाले लोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो यही सेंस है। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, तो मेरा देश अमीर है मिनरल्स में, खनिज पदार्थों में, एंड जेम्स, जवाहरात में, दैट लाई अंडर दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, सॉरी। तो उसमें ये कहना चाह रहा है कि मेरा जो देश है खनिज पदार्थों में, जवाहरातों में रिच है, मतलब समृद्ध है, जो इसकी जमीन के नीचे पड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, और मैंने हमेशा से ही यह जाना है कि इसका सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है? इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, यानी कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने से भी ज़्यादा फाइनर हैं और ट्रूअर हैं, यानी कि अच्छे हैं और सच्चे हैं, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न इट द मीनिंग ऑफ करेज। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। तो इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, संघर्ष में मैंने इन्हीं साथियों से दैट की आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने साहस का अर्थ समझा है, ठीक है, साहस का अर्थ सीखा है।
तो देखिए वहाँ पे साथी कौन है, बहुत बड़े बड़े महान लोग पैदा हुए थे वहाँ पे। उस बैड जो सिस्टम चल रहा था वहाँ पे, गोरे लोगों का शासन जो चल रहा था, काले लोगों पे अत्याचार किया जा रहा था, ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग उत्पन्न हुए थे। तो वो नेल्सन मंडेला के साथी हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि संघर्ष में मैंने इन्हीं साथियों से साहस का मतलब सीखा है, साहस का मीनिंग सीखा है। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। और समय समय पर मैंने लोगों को, औरतों को अपने जीवन का जोखिम उठाने और अपने जीवन को बलिदान देने के लिए, केवल एक विचार के लिए देखा है। यानी कि अपने जीवन का जोखिम उठाने और अपने जीवन को बलिदान देने के लिए उन्होंने बहुत सारे आदमियों और अपनी बहुत सारी औरतों को देखा है। वो अपने जीवन का जोखिम भी उठा रहे हैं और अपने जीवन का बलिदान भी दे रहे हैं। किसके लिए? केवल एक विचार के लिए कि हमको ये चीज़ करनी है, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ गलत हो रही है, तो इसको हमें ख़त्म करना है। क्या गलत हो रहा था कि ऑपरेशन किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था काले लोगों पे गोरे लोगों के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination। अब देखिए, मैंने लोगों को देखा है कि वो अटैक्स मतलब आक्रमण के प्रति खड़े होते हैं, आक्रमण के खिलाफ खड़े होते हैं, यातनाओं के खिलाफ खड़े होते हैं, बिना टूटे, बिना रुके, ठीक है। यानी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंने आदमियों को देखा है कि वो अटैक्स के प्रति और यातनाओं के प्रति खड़े हो रहे हैं बिना टूटे, और वो एक ऐसी शक्ति दिखा रहे हैं, ऐसा लचीलापन दिखा रहे हैं जो कल्पनाओं से भी परे है, जो कल्पनाओं को भी चुनौती देता है। जैसे सपोज करो, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको यातनाएं दी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ठीक है, फिर भी वो अपने जीवन से हार नहीं मान रहा है। जो भी उसका उद्देश्य है उसको लेकर वो फिर भी मतलब आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे मंडेला जेल भी गए थे, वहाँ पे उनको मारा पीटा भी गया होगा शायद, फिर भी, और उनके जैसे बहुत सारे लोग भी जेल गए होंगे वहाँ पे। तो इस चीज़ से क्या हुआ था कि उन्होंने ये नहीं देखा कि हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जो भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसको, लड़ाई को बंद कर दें। उन्होंने तो यही ठान लिया था, चाहे ये कितना भी हमको दर्द दें, कितनी भी यातनाएं दें, कितनी पीड़ा दें, हमें तो सिर्फ ये जो बैड सिस्टम जो इस देश में चल रहा है उसको ख़त्म करना ही है। जैसे हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद मर गए थे, भगत सिंह को फांसी लगी थी, वो फांसी भी लग गई उनको, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए लड़ते लड़ते मर गए, ठीक है। लड़ते लड़ते इस देश को अलविदा कह गए, केवल हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दी थी, वरना वो भी अच्छे से जी सकते थे अपनी लाइफ को। तो वो यही कह रहा है कि मैंने आदमियों को देखा है अटैक्स और यातनाओं के प्रति खड़े होते हुए बिना टूटे, ठीक है, और वो ये भी अपनी शक्ति भी दिखाते हैं, अपनी रेजिलेंस भी दिखाते हैं जो कल्पनाओं से परे है। रेसिलेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप्स एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। तो देखो, एक योग्यता होती है, एबिलिटी का मतलब एक क्षमता होती है किसी भी प्रकार की परेशानी से डील करने की, किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करने की एक क्षमता होती है, और इसके प्रभाव से उभरने की। जैसे सपोज करो, अगर किसी को पीटा जा रहा है तो पिटने की एक एबिलिटी है अंदर, और पिटने के बाद जो भी बॉडी में परेशानी हुई है उससे रिकवर होने की भी एबिलिटी है, ठीक है। इसको रेजिलेंस बोलते हैं। आई लर्नेड दैट करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। आई लर्नेड, मैंने सीखा है, दैट की करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा है कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट लेकिन द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना है। तो मैंने ये सीखा है कि जो साहस होता है वो डर की अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। साहसी व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है, यानी कि साहसी व्यक्ति वो नहीं होता जो डर महसूस नहीं करता, बट लेकिन ही हु कनकर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो उस डर पे विजय प्राप्त कर ले। जैसे सपोज करो, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं डरता नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लगता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक साहसी व्यक्ति है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको डर लगता है और वो अपने डर पर विजय प्राप्त कर ले, वो अपने डर को ओवरकम कर ले,
उसको साहसी व्यक्ति कहेंगे। ठीक है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को घृणा करते हुए पैदा नहीं होता। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, अपनी त्वचा के रंग के आधार पर, या अपनी त्वचा के रंग, या किसी की त्वचा में, किसी की त्वचा का रंग काला है या गोरा है या सांवला है, तो कोई व्यक्ति ऐसे पैदा नहीं होता कि वो रंग के कारण किसी को एक तरीके से घृणा करे। ठीक है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है। सॉरी, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। तो देखो, कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता एक दूसरे को घृणा करते हुए किसी के कलर के अनुसार, ठीक है, किसी के त्वचा के रंग के अनुसार, या फिर उसकी किसी के बैकग्राउंड के अनुसार, और या किसी धर्म के अनुसार। जैसे सपोज करो हम एक दूसरे के धर्म के आधार पे या किसी के बैकग्राउंड के आधार पे, बैकग्राउंड मतलब जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, किसी के घर में गवर्नमेंट जॉब है, किसी के घर में प्राइवेट जॉब है, कोई थोड़े से पैसे कमाता है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, तो ये एक बैकग्राउंड हो गया। तो कुछ लोग इस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग किसी से घृणा करते हैं, कोई लोग किसी एक दूसरे से धर्म के आधार पे घृणा करते हैं, कोई लोग किसी से एक तरीके से रंग के आधार पे घृणा करते हैं कि मैं गोरा हूँ और वो काला है तो मैं उससे घृणा करता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे ये घृणा करते हैं एक दूसरे से इन चीज़ों को लेकर, तो ऐसे कोई पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है। एंड और इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। अपोजिट का मतलब घृणा होती है, यहाँ पे घृणा का सेंस है। अपोजिट का मतलब वैसे इसके विपरीत, तो लव का अपोजिट क्या हो गया, हेट हो गया। ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को घृणा करते हुए पैदा नहीं होता, उसके कलर के अनुसार, उसके बैकग्राउंड के अनुसार या उसके रिलीजन के अनुसार, और लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है। अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। क्योंकि जो प्यार होता है ना किसी मानव के हृदय में, स्वाभाविक रूप से, यानी कि ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है घृणा की अपेक्षा। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो मंडेला हैं वो जेल में बंद हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है, परेशान किया जाता है। तो यही एक लाइन दी गई है, उसके बारे में वो बता रहे हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब वो जेल में थे, जब उनका सबसे गंभीर समय था, जब सबसे ज़्यादा बेकार समय होता था, यानी कि उनको जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, तो क्या होता था, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई, मैं और मेरे साथी वर पुश्ड टू आवर लिमिट, हमको हमारी सीमाओं तक धकेल दिया जाता था, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। आई वुड सी, मैं देखता था, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता की एक झलक देखता था, इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं, बहुत सारे चौकीदार हैं, पुलिस वाले हैं। अगर कोई जेल में होता है तो गार्ड्स वगैरह पुलिस वाले होते हैं। तो उनमें से किसी एक गार्ड्स के अंदर वो क्या देखते थे, एक मानवता की झलक देखते थे। ठीक है। हालांकि उन्हीं के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें से कोई एक है जो उनको जब प्रताड़ित किया जाता था, उनको जब मारा जाता था बहुत ज़्यादा अत्यधिक तरीके से जेल में, तो किसी न किसी के अंदर एक मानवता की झलक दिखती थी। ठीक है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, परहैप्स मीन्स होता है शायद, शायद केवल एक सेकंड के लिए, यानी कि वो मानवता की झलक देखते थे। वो कब कब देखते थे, केवल एक सेकंड के लिए देखते थे। बट लेकिन इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये जो एक सेकंड की भी झलक होती थी ना, वो मेरे लिए इनफ थी, यानी कि पर्याप्त थी आश्वस्त करने के लिए। एंड कीप मी गोइंग, और जो मैं कर रहा हूँ वो करते रहने के लिए। अब मंडेला क्या कर रहे हैं, मंडेला रंग भेद की जो नीति है उसको खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने देश में। Men's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. अब देखो मंडेला कह रहे हैं कि जो आदमी की अच्छाई होती है ना, वो एक लॉ होती है, that can be hidden, जिसको छिपाया तो जा सकता है, but never
एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। तो इसमें कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर आदमी के अंदर एक ना कोई अच्छाई होती है, और आदमी की अच्छाई को छिपाया तो जा सकता है, लेकिन उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता। और आदमी की अच्छाई एक ऐसी फ्लेम है, ऐसी लॉ है, ठीक है। अब देखिए, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो इन लाइफ मीन्स जीवन में, एवरी मैन प्रत्येक व्यक्ति के पास हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स एंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो इसमें ये कहना चाह रहा है, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे कर्तव्य होते हैं। जो कर्तव्य होते हैं उसके परिवार के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, और उसकी पत्नी के प्रति, और उसके बच्चों के प्रति। यानी कि ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य। हमारा कर्तव्य होता है कि हम एज अ हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करें, अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, यानी कि उनकी देखभाल करें, उनकी सुरक्षा करें, उनके लिए सब कुछ करें, ठीक है। एंड और ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और उसका एक कर्तव्य और है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। तो उसका एक और कर्तव्य होता है अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति, ठीक है। पहला कर्तव्य क्या है? बच्चों, बीवी, माता पिता और परिवार का कर्तव्य है उसका पहला। और दूसरा कर्तव्य है कि वो अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, तो सिविल मीन्स सभ्य होता है, ह्यूमन मीन्स मानवीय होता है। तो एक सभ्य और मानवीय समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दो ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। तो सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति योग्य होता है उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं और अपनी खुद की इच्छा के अनुसार वो उन कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य होता है, ठीक है। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव है, फॉर अ मैन, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर, यानी कि मेरे जैसे रंग और मेरे जैसे जन्मे किसी व्यक्ति के लिए असंभव है, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, यानी कि उन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जैसे कि मेरे जैसे जन्मे व्यक्ति के लिए और मेरे जैसे रंग के व्यक्ति के लिए, उन दोनों कर्तव्य को पूरा करना लगभग असंभव है साउथ अफ्रीका जैसे देश में। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर, अब मैन ऑफ कलर का मतलब यहाँ पे ब्लैक पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो अगर कोई काले रंग का व्यक्ति है साउथ अफ्रीका जैसे देश में, हु अटेम्प्टेड टू लिव, जो जीने का प्रयास करता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव की तरह, वॉज पनिश्ड, उसको सजा दी जाती है, एंड आइसोलेटेड, और उसको अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home, and was forced to live a life apart, a twilight of existence of secrecy and rebellion। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में, अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता है अपने लोगों के प्रति, तो उसको अनिवार्य रूप से अब उसके परिवार और उसके घर से उसको अलग कर दिया जाता है, एंड फोर्स्ड, और उसको मजबूर कर दिया जाता है एक अलग थलग जीवन जीने के लिए। अ ट्विंगलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, एक विद्रोह और गोपनीयता का दोहरा अस्तित्व जीने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सिक्रेसी का मतलब गोपनीयता, यानी कि उसको बिल्कुल अलग रखा जाता है, और इसको विद्रोही समझा जाता है। जैसे सपोज करो कि अगेंस्ट ब्लैक पीपल, तो काले लोगों के खिलाफ वहाँ पे नियम कानून बनाए गए थे, अगर उनके अगेंस्ट कोई भी स्टैंड लेता है, उनके प्रति कोई भी लड़ाई लड़ता है, तो उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। I did not in the beginning choose to place my people above my family। तो शुरू में मैंने ये नहीं चुना कि अपने परिवार के ऊपर मैं अपने लोगों को रखूं, बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मैंने ये प्रयास किया कि अब मैं अपने लोगों की सेवा करूं, या मैं अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर एंड अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो देखो, एंड तो यहाँ पे एक ही बार है वैसे,
तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआत में तो मैंने ये नहीं चुना कि मैं अपने परिवार के ऊपर अपने लोगों को रखूं, यानी कि अपने देश के लोगों को रखूं, यानी कि पहले तो मैं महत्वता अपने, यानी कि पहले इम्पोर्टेंस मैं अपने लोगों को, अपने परिवार को ही देता था, अपने लोगों को नहीं देता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये प्रयास किया कि मैं अपने लोगों की सेवा करूं। इस सेवा करने के प्रयास में मैंने ये पाया कि मुझे अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया था। जैसे कि पुत्र के रूप में एक कर्तव्य करने से रोका गया था, भाई के रूप में कर्तव्य करने से रोका गया था, फादर के रूप में कर्तव्य करने से रोका गया था, और एक हस्बैंड के रूप में कर्तव्य करने से उनको रोका गया था। जैसे कि हस्बैंड का कर्तव्य क्या होता है, फादर का या फिर ब्रदर का या सन का कर्तव्य क्या होता है, तो ये सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने से उनको रोका गया था। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, बल्कि मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं हर तरीके से फ्री था, हर तरीके से स्वतंत्र था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, अपने मम्मा की झोंपड़ी के पास जो खेत हैं, यानी कि मेरी मम्मा की झोंपड़ी के पास जो भी खेत हैं उनमें दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट ड्रेन थ्रू माई विलेज, तो एक नदी, साफ सी नदी मेरे गांव से होकर गुजरती है, उसमें तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर स्टार्स, और तारों के नीचे, नक्षत्रों के नीचे या खुले आकाश में मैं रोस्ट मिलीज करने के लिए स्वतंत्र था। रोस्ट मिलीज का मतलब भुट्टा भूनने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड और राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीमे धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पे सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जहाँ तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मैंने अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, यानी कि भगवान के द्वारा या फिर आदमी के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून किसी भी कानून से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, जहाँ वहाँ पे भगवान के द्वारा या फिर कह सकते हैं कि आदमियों के द्वारा जो भी कानून बनाए गए थे, अगर मैं उन कानूनों को मैं अगर फॉलो करता हूँ और मैं अपने पापा की आज्ञा का पालन करता हूँ और मैं अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन करता हूँ, तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन उससे हटके अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे परेशानी होती थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, और ये केवल तभी हुआ जब मुझे ये पता लगा कि मेरी जो बचपन की स्वतंत्रता थी वो एक भ्रम थी। When I discovered as a young man, और जब मैंने ये पता किया एक युवा व्यक्ति के रूप में, दैट कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी जो स्वतंत्रता है पहले ही मुझसे छीन ली गई है। दैट कि आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तो मुझे इसकी भूख होने लगी, यानी कि मुझे इसकी चाह होने लगी, किसकी, स्वतंत्र होने की चाह होने लगी मुझको। एट फर्स्ट, पहले तो एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो विद्यार्थी के रूप में मैं केवल स्वतंत्रता चाहता था, केवल अपने आप के लिए ही। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर ठहरने की के योग्य मैं हो सकूं, ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी क्षणिक स्वतंत्रता मुझे चाहिए थी। रीड वॉट आई प्लीज, और जो भी मुझे पसंद है वो मैं पढ़ सकूं, ऐसी स्वतंत्रता मुझे चाहिए थी। एंड गो वेयर आई चूज, और जहां भी मैं चुनूं वहां जा सकूं, यानी कि जहां मैं जाना चाहूं वहां जा सकूं, ऐसी स्वतंत्रता मुझे चाहिए थी। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में, आई यार्न फॉर the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and of having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। तो इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जोहान्सबर्ग में जब मैं एक युवा व्यक्ति हो गया था तो मुझे ऐसी भूख होने लगी, यानी कि मौलिक और सम्माननीय स्वतंत्रताओं की मुझे भूख होने लगी। और मौलिक और सम्माननीय स्वतंत्रताएं क्या थी, कि मैं अपनी क्षमताओं को प्राप्त कर सकूं, यानी कि जो भी मेरे में क्षमता है वो मैं कर सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपनी जीविका कमा सकूं। ऑफ मैरिंग, मैं शादी कर सकूं। एंड और हैविंग अ फैमिली, और मेरा अपना खुद का परिवार हो, मैं अपना परिवार रख सकूं या मैं अपना परिवार बना सकूं। ठीक है, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और वो स्वतंत्रता थी
उसको द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और एक ऐसी स्वतंत्रता उनको चाहिए थी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कि एक कानून से भरे हुए जीवन में कोई भी बाधा उत्पन्न ना करे, उनको एक ऐसी स्वतंत्रता चाहिए थी। बट देन, लेकिन तभी आई स्लोली सॉल्व, मैंने धीरे से ये देखा दैट कि नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, केवल मैं ही ऐसा नहीं था कि मैं स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। यानी कि फिर क्या होता है, उनको धीरे धीरे ये पता चलता है कि केवल मैं ही ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ, मैंने देखा दैट कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, और मैंने ये देखा कि केवल मैं ही नहीं था कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तो ऐसा नहीं था कि मेरी ही स्वतंत्रता छीन ली गई है, बल्कि उन सभी लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई है जो मेरे जैसे दिखते थे। दिस इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये तब हुआ जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। ये पार्टी का नाम है, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी पार्टी होती है, कांग्रेस पार्टी होती है, एसपी होती है, सपा सपा है, बीएसपी है, तो ऐसे ही यहाँ ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये एक पार्टी का नाम है। एंड और दिस इज व्हेन, और ये तब हुआ, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो ये तो जब हुआ कि मेरी खुद की स्वतंत्रता और अधिक बढ़ गई, और अधिक बढ़ने क्यों बढ़ गई, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि मेरे लोग भी स्वतंत्र हो जाएं और मैं भी स्वतंत्र हो जाऊं। यानी कि वो अपने आप को स्वतंत्र कराना चाह रहे थे, और अपने आप को स्वतंत्र कराने के चक्कर में उनकी जो स्वतंत्रता की भूख थी और उनके जो स्वतंत्रता की चाह थी वो इतनी बढ़ गई कि वो अपने लोगों को भी स्वतंत्र कराना चाह रहे थे। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला हैं। अब देखिए, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और ये जो इच्छा थी वो किस लिए थी, कि मेरे लोग स्वतंत्र हो जाएं, वो अपना जीवन जिए बड़ी गरिमा के साथ और शान के साथ, आत्मसम्मान के साथ वो अपना जीवन जिए, जिसने मेरे जीवन को जीवंत कर दिया। एनिमेटेड का मतलब जीवंत कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, और ऐसी चाह थी, यानी कि चाह उनकी क्या थी कि मैं भी स्वतंत्र हो जाऊं और मैं अपने देशवासियों को भी स्वतंत्र करा लूं। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और इस चीज़ ने क्या कर दिया, यानी कि ये जो भूख थी अपने लोगों को स्वतंत्र कराने की और खुद को स्वतंत्र कराने की, इस चीज़ ने क्या कर दिया, एक डरने वाले युवा व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और ड्रोव का मतलब यहाँ पे एक्साइटेड, मतलब एनकरेज करना, एक तरीके से प्रेरित करना या चलाना। तो इसने एक कानून को मानने वाले वकील को क्या बना दिया, एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को क्या बना दिया, एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जिसका कोई घर नहीं है। यानी कि एक घर में रहने वाले व्यक्ति को, परिवार में रहने वाले व्यक्ति को उसने बेघर बना दिया। यानी कि फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को क्या बना दिया, एक ऐसा व्यक्ति में बदल दिया कि जिसका घर नहीं है। ठीक है, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को, फोर्स का मतलब बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया एक ऐसा जीवन जीने के लिए, लाइक अ मॉन्क मतलब एक साधु की तरह। ठीक है, आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं अधिक गुणी नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और ज़्यादा आत्मत्यागी नहीं हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, अगले किसी व्यक्ति से। बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया दैट कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। अब वो ये कह रहे हैं, आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, कि मैं अगले किसी व्यक्ति से ज़्यादा गुणी और ज़्यादा आत्मत्यागी नहीं हूँ। ठीक है, बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया दैट कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय, मैं एंजॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ या मैं आनंद भी नहीं ले पा रहा हूँ, द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, यानी कि जो सीमित और मामूली सी वो जो मुझे स्वतंत्रता दी गई है उसका भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, उसको भी मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज अलाउड, और मुझे आज्ञा दी गई, व्हेन माई आई न्यू, जब मुझे पता चला, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं।
तो देखो यहाँ पे उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि मुझे भी स्वतंत्र होना है और मेरे लोगों को भी मुझे स्वतंत्र कराना है। तो जब उनको ये पता चला तो फिर वो अपने लोगों को स्वतंत्र कराना चाह रहे थे, तो उनको स्वतंत्र रहने की आज्ञा दे दी गई थी। और जब उनको ये पता चला कि उनके लोग स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, तो वो इसलिए उनको आज्ञा दे दी गई थी ताकि वो दूसरे लोगों के लिए आवाज़ ना उठाएं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ये जो इच्छा थी मेरे लोगों के प्रति, ये इच्छा इसलिए थी कि मैं अपने लोगों को स्वतंत्र करा दूं, वो अपना जीवन जी लें बड़ी गर्मा और आत्मसम्मान के साथ, जिसने मेरे जीवन को जीवंत कर दिया और एक डरने वाले युवा व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति बना दिया और कानून को मानने वाले वकील को एक अपराधी बना दिया। और यहाँ पे क्या होता है कि परिवार से प्रेम करने वाले पति को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जिसका घर नहीं है, और मजबूर कर दिया एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को साधु की तरह जीने के लिए। मैं ज़्यादा अधिक गुणी या आत्मत्यागी नहीं हूँ किसी दूसरे व्यक्ति से, लेकिन मुझे जब ये पता चला कि मैं अपने तुच्छ और सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले पा रहा हूँ, तो मुझे आज्ञा दे दी गई जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। द फ्रीडम इज इंडिविजिबल, तो जो स्वतंत्रता है वो अविभाज्य है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। तो इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे लोगों में से किसी व्यक्ति पे कोई भी चेंज पड़ी हुई है, कोई भी कड़ी पड़ी हुई है, या कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो सभी लोगों पे है। जैसे सपोज करो मेरे देश में बहुत सारे लोग हैं और किसी भी एक व्यक्ति पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस, जो पाबंदियां लगी हुई हैं, उन सभी लोगों पे लगी हुई हैं। ये ऐसा नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति पे लगी हुई है। ठीक है, हाउ द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। तो अगर मेरे सभी लोगों पे वो पाबंदियां लगी हुई हैं, तो ऐसा है मेरे ऊपर भी पाबंदियां हैं। ठीक है, तो दोबारा समझ लेते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे देश के लोगों में से अगर किसी एक ही व्यक्ति पे कोई पाबंदी लगी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी एक व्यक्ति पे पाबंदी लगी हुई है, बल्कि सभी लोगों पे पाबंदी है। अगर मेरे देश के सभी लोगों पे कोई भी पाबंदी लगी हुई है, तो वो पाबंदी मेरे ऊपर भी लगी हुई है। उनका सेंस ये है कहने का। ठीक है, आई न्यू, मैं जानता हूं, दैट की द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड, तो अत्याचारी लोगों को भी आजाद कराया जाना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, ठीक उसी प्रकार जैसा कि पीड़ित लोगों को आजाद कराया जाना है। ठीक है, श्योरली का मतलब निश्चित रूप से। तो उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं केवल उनको ही आज़ाद कराना है, बल्कि जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनको भी आज़ाद कराया जाना है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पे अत्याचार कर रहा है और वो उसकी स्वतंत्रता को छीन रहा है, तो इसका मतलब वो भी वहाँ पे अस्वतंत्र है, क्योंकि उसके माइंड में भी कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ भरी गई हैं। ठीक है, तो उसको भी कुछ ना कुछ सिखाया जाना है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं। और आगे देखते हैं, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेथर्ड। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहा है, तो वो घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। तो इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहा है, तो वो घृणा का कैदी है। ठीक है, ही इज लॉक्ड, वो बंद है, बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे, वो सलाखों के पीछे बंद है, ऑफ प्रेजुडाइज, पूर्वाग्रहों, एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण दिमाग, यानी कि संकीर्ण दिमाग और पूर्वाग्रहों की सलाखों के पीछे वो बंद है। कौन? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहा है, वो घृणा का कैदी है और वो संकीर्ण दिमाग और पूर्वाग्रहों की सलाखों के पीछे कैद है। तो पूर्वाग्रह क्या होते हैं? जैसे पुरानी जो भी विचारधाराएं होती हैं, अगर हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम प्रेजुडाइज्ड पीपल हैं। ठीक है, और नैरो माइंडेडनेस का मतलब क्या हो गया? छोटी सोच के लोग, एक तरीके से संकीर्ण दिमाग। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, कि अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ तो मैं भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हूँ। ठीक है, अब जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी। तो देखो वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीनी जा रही है। जैसे देखो, अगर मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीनी जा रही है तो इसका मतलब क्या है? मैं स्वतंत्र नहीं हूं।
और वो व्यक्ति भी स्वतंत्र नहीं है जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर आर अलाइक, जो यानी कि अत्याचार करने वाले लोग हैं और जिन पे जो अत्याचार किए जा रहे हैं वो लोग हैं, वो सभी समान हैं, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनसे उनकी मानवता छीन ली गई है। ठीक है, I hope all of you understood the video very well. If you understood it, do subscribe the channel, like the video and share it to those who are in a dire need of it. If you get any issue in reading, please watch it on repeat to understand better without skipping it. Enough for today. See you in the next video lecture. Till then, take care. Bye.